या पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का संविधान बदलने की तैयारी में है। ट्रंप ने अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि वो तीसरे कार्यकाल के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। पहले से ही ट्रंप के फैसलों ने देश दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। ग्रीनलैंड से लेकर कनाडा, यहाँ तक कि पूरा यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका को आंख दिखा रहा है। लेकिन ट्रंप के फैसले नहीं रुक रहे। तो ट्रंप बदलेंगे अमेरिका का संविधान, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। सीजफायर नहीं होने के लिए रूस जिम्मेदार, पुतिन पर भड़के ट्रंप। जेलेंस्की को भी दी चेतावनी। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान भी जवाबी हमले को तैयार। ट्रंप की नीतियों से चीन को बड़ा फायदा, एशिया में बनेगा नया गठबंधन। दक्षिण कोरिया, जापान और चीन ने ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ मिलाया हाथ। पाकिस्तान में नहर पर मचा बवाल, मुनीर की सेना कर रही निर्माण। पंजाब और सिंध में खींचतान, सिंध में भारी विरोध प्रदर्शन। और चलते चलते में देखेंगे क्या दुनिया में कैंसर का हो जाएगा दी एंड, रूस ने बनाई नई वैक्सीन। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टोंगा के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप, म्यांमार भूकंप में 1700 जाने गई। थाईलैंड में 5 चीनी नागरिक गिरफ्तार, भूकंप में ढह चुकी 30 मंजिला इमारत के दस्तावेज चुराने का आरोप। What is TubeBuddy? ईद पर भी इजरायल का कहर जारी, भारी बमबारी के बीच गजा में 64 लोगों की मौत। नेपाल में नहीं थम रहा बवाल, राजशाही समर्थकों ने सरकार को 3 अप्रैल तक का दिया अल्टीमेटम। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले लोगों को जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। डेमोक्रेट्स चुनाव प्रचार के दौरान ही ये दावा कर रहे थे कि अगर ट्रंप सत्ता में आए तो वो संविधान बदल देंगे। और अब जो ट्रंप का बयान सामने आया है, उसके बाद विपक्ष के ये दावे सच साबित होते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो तीसरे कार्यकाल के लिए विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वे मजाक नहीं कर रहे, इसके तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इन तरीकों के बारे में तो विस्तार से नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि ये अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है कि ट्रंप संवैधानिक बाधाओं को पार करने के तरीके भी तलाश सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन जो 1951 में लागू हुआ था, वो किसी भी राष्ट्रपति को 2 बार से ज्यादा चुनाव जीतने की इजाजत नहीं देता। और ट्रंप का दूसरा कार्यकाल 2029 में पूरा हो जाएगा। इससे पहले वो 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऐसे में अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा, और इसके लिए अमेरिकी संसद और राज्यों से समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि ट्रंप के लिए यह आसान भी नहीं होगा। इससे पहले जनवरी में ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इजाजत देने के लिए संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल भी पेश किया जा चुका है। इन हालात में ट्रंप के इस बयान से एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं ग्रीनलैंड को लेकर उनके रवैये ने भी तीखी बहस छेड़ दी है। अब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फेडरिक नीलसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने ट्रंप के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका सैन्य बल का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस पर नीलसन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड मिल जाएगा। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अमेरिका को ये नहीं मिलेगा। हम किसी के अधीन नहीं हैं। हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में स्थित एक विशाल और संसाधन संपन्न द्वीप है। ये डेनमार्क का स्वशासित क्षेत्र है। डेनमार्क अमेरिका का नाटो सहयोगी भी है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र को अमेरिका के कंट्रोल में लाना जरूरी है। ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो ग्रीनलैंड समेत कई यूरोपियन देश भी उनके इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप की यूक्रेन, रूस के साथ ही ईरान को दी गई धमकी की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले पीस मेकर बनने का दावा किया था। चुनाव के समय कहा था कि राष्ट्रपति बनते ही रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करवा दूंगा, मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी, चीन की नकेल कस दी जाएगी। लेकिन ट्रंप के शपथ ग्रहण के 2 महीने बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उल्टा अमेरिका ही अलग थलग पड़ता दिख रहा है।
ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन कभी पुतिन इसमें अड़ंगा लगा देते तो कभी यूक्रेन की तरफ से शर्तों पर पेच फंस जाता है। वैश्विक उथल पुथल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को दो टूक चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि वो जेलेंस्की को मिनरल डील से पीछे नहीं हटने देंगे और साथ ही यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बन सकता। अगर जेलेंस्की को लग रहा है कि वो इस डील पर दोबारा बातचीत करके बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। इससे पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर सीज फायर समझौते में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर रूस की नीति में बदलाव नहीं होता है तो रूसी तेल पर 25 से 50% तक सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई भी देश रूस से तेल खरीदेगा तो वो अमेरिका में कारोबार नहीं कर पाएगा। और ट्रंप यही नहीं रुके हैं, बल्कि उन्होंने ईरान को भी धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान परमाणु समझौते को स्वीकार करने से इनकार करता है तो उस पर बमबारी होगी और ये ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित करने और परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन ईरान ने भी ट्रंप की धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और साथ ही अमेरिका को सख्त चेतावनी दे दी। तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार मोड में रख दिया है, जो हवाई हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका से संबंधित ठिकानों पर हमला किए जाने की भी पूरी तैयारी चल रही है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने जवाब दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आसपास के अमेरिका के सभी ठिकाने, चाहे वो कुवैत, कतर, बहरीन या यूएई कहीं भी हो, वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। और अब अगली खबर में बात अमेरिका को लगे झटके की। तो अमेरिका के दो सहयोगी देश जापान और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में चीन के साथ 5 साल बाद पहली बार आर्थिक बैठक की। इस बैठक में तीनों देशों ने आपस में व्यापार को आसान और बेहतर करने पर सहमति जताई। ये बैठक तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ युद्ध को तेज कर दिया है। लेकिन ट्रंप का ये कदम उनके लिए ही झटका माना जा रहा है, क्योंकि जापान और दक्षिण कोरिया चीन के खिलाफ अमेरिका के बड़े सहयोगी रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने चीन के साथ साथ जापान और दक्षिण कोरिया पर भी भारी टैरिफ लगा दिए। इससे परेशान होकर ये दोनों देश अब नए व्यापारिक दोस्त तलाश रहे हैं। बैठक के बाद तीनों देशों के व्यापार मंत्रियों ने कहा कि वो एक साथ मिलकर दक्षिण कोरिया, जापान, चीन मुक्त व्यापार समझौते पर बात करेंगे ताकि क्षेत्र में व्यापार बढ़े। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री आन डुक ग्यून ने कहा कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना जरूरी है, जिसमें ये तीनों देश शामिल हैं। साथ ही 2025 में होने वाली ये बैठक ट्रंप के एक बड़े ऐलान से पहले हुई, जिसे ये देश मुक्ति दिवस कहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका से व्यापारिक दूरी बनाना चाहते हैं। सियोल, बीजिंग और टोक्यो अमेरिका के अहम व्यापारिक साथी हैं, लेकिन आपसी झगड़े और जापान के फुकुशिमा संयंत्र से पानी छोड़ने जैसे मुद्दों ने इनके रिश्तों को मुश्किल बना दिया है। इन तीनों ने 2012 में व्यापार समझौते की बात शुरू की थी, लेकिन अब तक ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अब ट्रंप के टैरिफ दबाव के बाद ये देश साथ मिलकर नई शुरुआत कर रहे हैं, जो दुनिया के व्यापार को प्रभावित कर सकती है। और अब अगली खबर में बात पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में इस वक्त $3.3 बिलियन की मदद से 6 नहरों का निर्माण हो रहा है। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इस परियोजना से लाखों एकड़ बंजर भूमि को सिंचाई के योग्य बनाया जा सकेगा। लेकिन इस परियोजना का विरोध भी शुरू हो गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को ही फायदा होगा। इस परियोजना को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2023 में लॉन्च किया था। बता दें कि शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN का दबदबा पंजाब में माना जाता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 4 प्रांतों में नहरों के निर्माण का लक्ष्य रखने वाली इस मेगा परियोजना से देश के दक्षिणी हिस्सों में पानी की कमी हो जाएगी और इसके चलते दक्षिणी प्रांत सिंध में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। 25 मार्च को कराची में बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसका नेतृत्व सिंध में सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP ने किया, जो शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन भी कर रही है। और बड़ी बात यह है कि इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी इसकी निंदा की थी। पाकिस्तान में जल आवंटन लंबे समय से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। सिंध पाकिस्तान का दक्षिणी सूबा है जो समुद्र के किनारे बसा है। ऐसे में सिंध को डर है कि ऊपरी इलाकों में नहरों के विकास के कारण पानी का ज्यादा इस्तेमाल होगा, जो निचले राज्यों के लिए आपदा का कारण बन सकता है। जब से सरकार ने सिंधु नदी पर नहरें बनाने की अपनी मंशा की घोषणा की है, तब से ही महिलाओं और बच्चों सहित हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
लेकिन सेना और सरकार इस योजना से पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इस परियोजना का काम भी सेना के स्वामित्व वाली निजी कंपनी ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव यानी GCI को सौंपा गया है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे कैंसर के दी एंड की। तो कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन अब कैंसर का दी एंड होना तय है, क्योंकि रूस ने कैंसर का टीका विकसित कर लेने का दावा किया है और रूस के इस दावे ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। लेकिन क्या इससे दुनिया भर को फायदा मिलेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो 2040 तक हर 5 में से एक व्यक्ति किसी न किसी तरह के कैंसर की चपेट में आएगा। ऐसे में रूस ने कैंसर का टीका विकसित कर लेने का ऐलान कर दिया। उसने मैसेंजर RNA पर आधारित वैक्सीन इजाद करने का दावा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टीका कुछ ही महीनों के बाद लॉन्च किया जाएगा। प्री क्लिनिकल ट्रायल में यह साबित हुआ है कि ये टीका कैंसर के ट्यूमर को दबाने में सफल है। कुछ समय पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन पर दिए गए बयान में कहा था कि हम कैंसर वैक्सीन और नई पीढ़ी की इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं के निर्माण के करीब पहुंच चुके हैं। इस बीच वैज्ञानिक गिन्सबर्ग ने कहा कि हम इस वैक्सीन के निर्माण में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद ले रहे हैं, जिसके तहत 1 घंटे के अंदर वैक्सीन को तैयार कर दिया जाएगा। अब तक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बनाने में बहुत समय लगता है। इसमें कस्टमाइज्ड mRNA कैसा दिखना चाहिए, इसके लिए गणितीय दृष्टिकोण से मैट्रिक्स विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटिंग की मदद से इसे आधे से 1 घंटे के बीच पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही पूरी दुनिया की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सच में ये विज्ञान की किसी नई क्रांति का आगाज है या फिर महज प्रचार का एक हिस्सा? बहरहाल वैक्सीन दुनिया के सामने आएगी, तभी इस पर कुछ चर्चा की जा सकती है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही।